नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 4 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये दैनिक जागरण कुछ न्यूज़ और बिहार स्पेशल का एक न्यूज़ है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको पता है वो जो न्यूज़ है बिहार स्पेशल का, वो मैंने कुछ दिन पहले ही आशंका जता दी थी, जब उसका कहीं पर कोई शोर शराबा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और आज आपको मैं दिखाऊंगा कि जिस तरह से आप फिर आगे की तरफ सोचना शुरू करते हैं एक प्रशासनिक ऑफिसर के तौर पर, तो आधे से ज़्यादा चीज़ों का आपको पहले से ही अंदाज़ा होता है कि हाँ ये चीज़ घटित हो सकता है। मैं दिखाऊंगा, अंत में वो न्यूज़ है। शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। और सुबह से देर इसलिए हो जाता है क्योंकि न्यूज़ पहले पढ़ना होता है, एक न्यूज़ को ढूंढना होता है उसमें से फैक्ट्स को, फिर उसका सर्च करना पड़ता है कि ऑनलाइन कहाँ पर मटेरियल अवेलेबल है, फिर उस टॉपिक को मैं पढ़ता हूँ तब आपको अच्छे से समझा पाता हूँ मैं। इसलिए सुबह से मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि 9 बजे अपलोड हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि डिटेल वीडियो बनाना होता है। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहला न्यूज़ क्या है आज, तो देखिए यहाँ पर एक तो राजनीतिक न्यूज़ हैं बहुत सारे, उसके बीच में एक छोटा सा न्यूज़ है जिसको आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। क्या है, ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत की गई है, ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत की गई है। उससे पहले एक न्यूज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए समझ होनी चाहिए आप लोगों के पास। क्या है ये न्यूज़? यूसीसी समान नागरिक संहिता बनाने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने तक इसकी चर्चा कर दी है। और बीजेपी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, जब से जनसंघ की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए देश में। और ये कहाँ पर है अभी, तो डीपीएसपी का भाग है समान नागरिक संहिता। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे बुद्धिजीवी जो थे, जो संविधान के निर्माता हैं और सबसे संविधान विशेषज्ञ अगर भारत में किसी को माना जाता है तो उनकी बातों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है संविधान के मामलों में। उनका भी मानना था कि समान नागरिक संहिता जैसी चीज़ें जो हैं ये समाज में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इससे क्या होता है, सामाजिक समानता बढ़ता है, महिलाओं के प्रति भेदभाव की स्थिति को कम करता है ये चीज़, और ये समाज को, देश को एक करने का काम करता है। भले ही इसका शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान दिखेगा, हो सकता है कई सारी राजनीतिक पार्टियाँ इसको धार्मिक स्वरूप देने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। अगर अच्छी चीज़ नहीं होती तो संविधान निर्माताओं के द्वारा आर्टिकल 44 के भाग में इसको नहीं लिखा जाता। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, समान नागरिक संहिता के पक्ष में पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर ये सही चीज़ नहीं होती तो संविधान में इसका जिक्र ही क्यों किया जाता आर्टिकल 44 के तहत? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे ये पूछा जाना चाहिए। अब इसके थोड़ा सा डिमेरिट को देख लेते हैं, विपक्ष में पॉइंट को देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता अगर इतना ही अच्छा था तो इसको संविधान निर्माताओं के द्वारा ही क्यों नहीं इसको लागू कर दिया गया? क्या इसको लागू करने में उस समय कठिनाइयाँ आई होंगी? क्या समान नागरिक संहिता के द्वारा जब इसको लागू किया जाएगा, देश की विविधता जो है, देश में विविधता जो है, विविधता में एकता की हम जो बात करते हैं, उस विविधता पर क्या संकट नहीं आएगा? क्या ज़रूरी है कि सभी इंसान पर एक ही कानून लागू हों? क्या किसी कम्युनिटी, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी आदिवासी, किसी छोटे समूह का अपना कोई मान्यता नहीं हो सकता? क्या हमारा संविधान इतना संकीर्ण है कि सबके मान्यता को मिलाकर एक ही मान्यता होना चाहिए देश में? क्या सभी को अपनी अपनी मान्यता मानकर इस देश में आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है? क्या ये मैं बता रहा हूँ? समान नागरिक संहिता के विपक्ष में मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। मेरा ना तो कोई पक्ष है ना तो विपक्ष है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपके सोच को ब्रॉड करना, जिससे आप लॉन्ग टर्म में बड़े विस्तारित स्वरूप में सोच सकें और पॉइंट्स को लिख सकें। देखिए हो क्या रहा है अभी देश में, समान नागरिक संहिता पर विस्तृत चर्चा हो रही है, चारों तरफ चर्चा हो रही है, एकेडमिक से लेकर न्यूज़ से लेकर हर जगह चर्चा हो रही है, और सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके की चर्चा हो रही है। चर्चा होना लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात होती है कि सब लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, भले ही पक्ष में बात करें, विपक्ष में बात करें, लेकिन बात जरूरी होता है। आदिवासी क्षेत्रों को समान नागरिक संहिता के दायरे से रखा जा सकता है बाहर। आदिवासी क्षेत्र बहुत सारे हैं देश के ऐसे जिनको अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के तहत, आपको पता ही है, उनको संरक्षण का अधिकार दिया गया है। ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को अनुसूचित क्षेत्र में दर्जा दिया गया है। ऑटोनोमस हिल्स होते हैं यहाँ पर, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और इनको छोड़कर जो है राज्य, उनमें भी आदिवासी क्षेत्रों को अपने कानून, अपने नियमों को मानने की स्वायत्तता प्रदान की गई है। अब जब यूसीसी बनेगा, समान नागरिक संहिता बनेगा, तो क्या इसको लेकर केवल मुस्लिमों को आपत्ति होगी? क्या हिंदुओं को सिर्फ आपत्ति होगी? क्या बौद्ध लोगों को सिर्फ आपत्ति होगी? क्या सिखों को होगी? क्या आदिवासियों को सिर्फ होगी? देखिए, देश में किसी को भी, किसी भी कम्युनिटी को आपत्ति हो सकती है और अपनी आपत्ति को उठाने के लिए वो स्वतंत्र भी है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें ऐसी चीज़ों पर विवाद होता रहता है, चर्चाएँ होती रहती हैं। हमें क्या करना है, हमें समझ लेना है कि आदिवासियों की ऐसी कौन सी समस्या है भाई जिसके कारण से इनको दिक्कत आ रही है, और भारत सरकार सोच रही है कि आदिवासी क्षेत्रों को यूसीसी से बाहर रखा जाए।
ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। समान नागरिक संहिता को मैं एक छोटा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता होगा, उसके बाद हम इस न्यूज़ पर चलेंगे, डिटेल में मैं इसको दिखाऊंगा आपको। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के तहत भारत के डीपीएसपी में लिखित एक संविधान में लिखित एक प्रावधान है, जिसके तहत ये फैसला किया गया था कि आने वाले समय में जब भारत देश में जो कानून है, जो समाज है, जो आर्थिक ढांचा है, जो राजनीतिक ढांचा है, वो जब मैच्योर हो जाएगा, वो जब एक अच्छे कंडीशन में पहुँच जाएगा, तब इस कानून को लागू किया जाएगा और सभी नागरिक के लिए एक ही कानून होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अभी आपके मन में प्रश्न आना चाहिए था, क्या अभी सभी नागरिक के लिए अलग अलग कानून है? बिल्कुल है। कहाँ पर है? कानून दो तरीके के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा अंत तक। पहला एक कानून होता है दीवानी मामला, दीवानी मामला कहा जाता है इसको। और एक कानून होता है आपका फौजदारी। फौजदारी का मतलब क्या होता है? क्राइम बेस वाले कानून। फौजदारी जो कानून होते हैं, जैसे रेप के, मर्डर के और किसी को अपहरण के, ये सब फौजदारी के तहत आते हैं। इसमें सभी को सज़ा एक समान मिलता है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर यूसीसी लागू है, ओके। लेकिन दीवानी मामला है जो है, जैसे शादी विवाह से संबंधित, संपत्ति के अधिकार से संबंधित, बच्चों के गोद लेने संबंधित, महिला पुरुष कितने शादी कर सकते हैं इनसे संबंधित, इनसे जुड़े हुए कानून भारत में हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग हैं, कुछ आदिवासियों के लिए भी अलग अलग हैं। जैसे मुस्लिमों का जो लॉ चलता है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से चलता है। हिंदुओं का जो लॉ चलता है वो मिताक्षरा, मिताक्षर का नाम आपने सुना होगा, दैभाग मिताक्षरा। तो मिताक्षरा पर आधारित कानून है हिंदू लॉ में, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। आज ही आपको पता चला होगा बहुत सारे लोगों को, मिताक्षरा पर आधारित जो कानून था, इसी को संविधान में डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा और अन्य संविधान बनाने वाले लोगों के द्वारा इसको संविधान में लागू किया गया था। हिंदुओं के लॉ के हिसाब से, जो अपने हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें सिख को भी शामिल किया गया है, बौद्ध को भी शामिल किया गया है और जैन को भी शामिल किया गया हिंदुइज्म वाले लॉ में, ओके। ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो इन तीनों को एक मिताक्षरा कानून के तहत अपने अपने अधिकारों को मानने की स्वतंत्रता दी गई। लेकिन यूसीसी जब लागू हो जाएगा तब देश में एक ही कानून होगा, हिंदू हो मुस्लिम हो उनके लिए विवाह विच्छेद संबंधी कानून, कितने विवाह कर सकते उन संबंधी कानून, इन सभी के लिए एक ही कानून लागू होगा। जो कानून हिंदू पर लागू होगा वही कानून मुस्लिम पर भी लागू होगा, वही कानून आदिवासियों पर भी लागू होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार इस कानून के तहत कुछ आदिवासियों को छूट देने का मन बना रही है। यूसीसी यही है, समान नागरिक संहिता यही है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आदिवासी क्षेत्रों की क्या आपत्ति है उस पर हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये डीएनए का न्यूज़ है। समान नागरिक संहिता को समझने के जनजातीय समुदाय के रीति रिवाजों को समझना होगा। आदिवासी अपने रीति रिवाजों में फेरबदल नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने यहाँ 3 तरह से शादियाँ होती उनके यहाँ। शादी से पहले लड़के का परिवार लड़की के परिवार से 3 बार मिलता है जिससे शादी की डील फाइनल हो सके। इन शादियों में दहेज की कोई व्यवस्था नहीं होती है। दूल्हे के परिवार पूरी तरह से शादी का खर्च उठाता है। यह शादी पूरे गाँव की निगरानी में होती है। आदिवासी समुदाय एक पैठू प्रथा होती है। इस प्रथा के तहत लड़की को लड़का पसंद आए बिना शादी के लिए लड़के के घर में वह रहने लगती है। ये आदिवासियों में है, आदिवासियों में ये परंपरागत है। गोंड और भील जैसे आदिवासियों में और भी ज़्यादा प्रचलित है। बाद में सभी आदिवासी रीति रिवाज के साथ शादी को औपचारिक रूप से मान्यता दे देते हैं। अब बताइए, ये ना तो हिंदू लॉ से मैच कर रहा है ना तो मुस्लिम लॉ से मैच कर रहा है। अब आपको मान्यता दीजिए। एक उत्तराखंड में जनजाति होती है जौनसारी, क्या बोला मैंने, जौनसारी नाम है इस जनजाति का। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये लोग खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं। और इनके यहाँ क्यों मानते हैं पांडवों का वंशज? क्योंकि यहाँ पर बहुपति प्रथा यहाँ पर प्रचलित है, यानी कि एक महिला के एक से ज़्यादा पति हो सकते हैं। आज भी ये प्रथा प्रचलित है। जौनसारी क्या बोला मैंने, आदिवासी कहाँ पर रहते हैं? तो ये उत्तराखंड में स्थित हैं और अच्छी खासी जनसंख्या भी है इनकी। और इनके यहाँ बहुपति प्रथा प्रचलित है, एक महिला के एक से ज़्यादा पति। जैसे पांडवों में था ना कि द्रौपदी पांचाली के 5 पति थे, 5 पांडव, उसी प्रकार से प्रचलित हैं। इसलिए अपनों को क्या बोलते हैं, पांडवों का वंशज मानते हैं। अब इन पर आप जाके यूसीसी को लागू कीजिए। ये तो बोलेंगे हम मानते ही नहीं आपके प्रथाओं को, हम तो अपनी प्रथा जो 1000 साल पुरानी हमारे चली आ रही हम तो उसी को मानेंगे। तो इसको लेकर कहीं कहीं पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है और ये आपत्ति दर्ज कराई जानी अनिवार्य होती है, क्योंकि सबको बोलने का अधिकार होता है। आदिवासियों में विधवा विवाह आम है। आमतौर पर बेटियों का अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है। और अपने यहाँ क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि बेटियों का पिता के संपत्ति पर भी अधिकार होगा, क्योंकि वे शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती हैं। लेकिन अगर किसी पिता की केवल बेटियां हैं तो विरासत बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित हो जाती है। अब ये सामान्य लोगों में तो ये प्रथा नहीं है प्रचलित, इसलिए ये लोग अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ हद तक आदिवासी समुदाय आदिवासी प्रथाओं को मानता है, यह हिंदू प्रथाओं से अलग है। आदिवासियों पर यूसीसी का प्रभाव न्यूनतम या नगण्य होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44(1)(2) में कहा गया है
कि प्रथागत कानून पहले की तरह लागू रहेंगे और सीसी से पहले समुदाय पर असर, मुस्लिम समुदाय पर असर पड़ने की संभावना है, लेकिन आदिवासियों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसका संविधान में इसका समाधान भी दिया गया है कि आर्टिकल 44 के 1 और 2 में कहा गया है कि ठीक है, हम यूसीसी को लागू करेंगे, लेकिन अगर कोई उनकी बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है, जैसे आदिवासियों के लिए बात कर लें हम लोग, तो उस प्रथा को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐतिहासिक काल में भी, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब जब अंग्रेजों ने आदिवासियों के प्रथाओं से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हिंसक विद्रोह हुए, हिंसक आंदोलन के रूप में देखना पड़ गया था हमें। तो इसलिए यूसीसी जब बनाया जाए तो आदिवासियों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। वो मूल निवासी हैं भारत के, और वो ना तो किसी से उनको मतलब रहता है, उनको अपने हालत पर छोड़ देना चाहिए और उन पर जोर जबरदस्ती कोई भी कानून नहीं थोपा जाना चाहिए। ये आप विपक्ष में ये पॉइंट लिख सकते हैं। आदिवासियों क्यों आपत्ति, अब समझ गया। मैंने जॉन सारी के एग्जाम्पल भी देके समझाया है आपको। ओके, अगले टॉपिक पर चले हम लोग। अब इस न्यूज़ में यहाँ पर क्या था उसको भी एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, ताकि न्यूज़ भी अपना ना छूटे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य में देश के कुछ हिस्सों में आदिवासी समूहों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने में विचार किया जा रहा है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने सोमवार को अपनी अध्यक्षता वाले कानून व न्याय से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में यह विचार रखा कि विभिन्न दलों के 17 सांसद एवं विधि आयोग के सदस्य शामिल थे। सबकी राय के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। विधि आयोग के प्रतिनिधियों ने बताया कि अब तक समान नागरिक संहिता पर 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं। अंतिम तिथि 13 जुलाई तक है। यह संख्या लगभग 25 लाख से ज़्यादा पहुंच जाने की उम्मीद है। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं भारत सरकार को समान नागरिक संहिता पर, और कुछ दिन पहले ही सुझाव लेना शुरू किया गया। 19 लाख से ज़्यादा सुझाव मिले हैं भारत सरकार को। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ स्तर पर इस पर चर्चा हो रही है। तो यहाँ से क्या सवाल पूछ सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन में? बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये आदिवासियों का मुद्दा विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी को लेकर संसदीय समिति में भी जिक्र चल रही है। संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन है अभी कानून से जुड़ा हुआ का? तो सुशील मोदी जी हैं। ओके, अगला टॉपिक क्या है? देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक ये नहीं है, खालिस्तान वाला ये मुद्दा नहीं है। अगला टॉपिक है आपका कि सुप्रीम कोर्ट हुआ हाईटेक, पेपरलेस ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत की गई है। यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है पीटी में भी। देखिए सुप्रीम कोर्ट हाईटेक हो गया, पेपरलेस ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत हो चुकी है। 73 साल के इतिहास में भारत न्यायपालिका पूरी तरह से हाईटेक होने की शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट की पहली 5 कोर्ट ग्रीन हाई कोर्ट में बदल गई है, और कोर्ट में अब ना फाइलें होंगी, ना कोर्ट रूम में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की किताबें होंगी। सब कुछ ऑनलाइन वहाँ पर अवेलेबल होगा, डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पहल पर अदालत कक्षों में बड़े LED भी लगाए गए हैं। वकीलों के लिए भी हाईटेक सुविधाएं हैं। मशीनों के जरिए कागजात जजों को दिखाए जा सकेंगे। जज भी कानून की किताबों के जरिए डिजिटल तरीके से विभिन्न फैसले देख सकेंगे। CJI DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले 5 अदालत कक्ष वाईफाई से लैस हो गए हैं, और सभी अदालत कक्ष कानून की कोई किताब कागजात नहीं दिखेगा। मतलब बिल्कुल हाईटेक हमारा सुप्रीम कोर्ट हो रहा है। और देखिए इससे सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कि क्या होगा? फैसलों में देरी कम हो जाएगी। कौन से फैसले सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, या फैसलों को रियल टाइम ट्रैकिंग जो है ये भी संभव हो पाएगा। किसी फैसले को लेने के लिए विशेषज्ञ की सलाह जो होगी उसके लिए किताबें नहीं पलटनी पड़ेंगी, फाइलें नहीं पलटनी पड़ेगी, एक क्लिक पर हमारे पास सामना सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। और क्या होगा? कानून जो है, जस्टिस जो है वो थोड़ा सा आसान बनेगा सभी लोगों के लिए, और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में। अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की। तो ये सब आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं, किसमें? जुडिशरी के सुधार में बता सकते हैं। जुडिशरी में जो सुधार हो रहा है उसको लेकर ऐसे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि न्यायपालिका में कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए और कौन कौन से सुधार किए गए हैं और कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट हुए हैं, तो वहाँ पर आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि न्यायपालिका को हाईटेक बनाया जा रहा है। आलोचना कैसे करेंगे आप कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ न्याय नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें शुरुआत करना चाहिए था। जिला स्तर पर सबसे ज़्यादा केस पेंडिंग होते हैं, जिला स्तर, फिर उसके जिला स्तर के सभी कोर्टों को हाईटेक करना चाहिए था, फिर हाई कोर्ट को भी हाईटेक करना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात आनी चाहिए थी। क्योंकि सबसे पहले लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं जल्दी, सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं? तो जिला कोर्ट में जाते हैं। तो जिला कोर्ट को सबसे पहले और अच्छे से हाईटेक बनाकर ट्रांसपेरेंसी को वहाँ पर बहाल करना चाहिए था। ये आप आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं इसका। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ओके, ये चीज़ इससे पता चल गया ना कि ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत किया गया है, पेपरलेस ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत की गई। ओके, अगला जो टॉपिक है आपका, ये आपका 2 चीज़ों से संबंधित है। एक तो हम इसको भी पढ़ेंगे, इसके नुकसान को भी पढ़ेंगे, और एक दूसरा है जो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। क्या है कि दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग गर्भवती लड़कियों को सहारा देगी सरकार। देखिए कई सारे ऐसे लड़कियां होती हैं जो नाबालिग होती हैं, उनका रेप हो जाता है और कई बार वो रेप के कारण प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं।
तो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। सोचिए किसी छोटी बच्ची को 18 साल से कम उम्र है, उसके पेट में ऐसा गर्भ है जो वो नहीं चाह रही है कि हो उसके पेट में, लेकिन उसको रखना पड़ता है। एथिक्स की सबसे बड़ी संकट यहीं पर उत्पन्न हो जाती है। एथिक्स, नैतिकता, क्या वहाँ पर गर्भपात जरूरी होता है या फिर उस गर्भ को रखना जरूरी होता है ना? इस पर सोचिएगा ज़रा। अब चलते हैं, देखते हैं न्यूज़ क्या है। केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर परिवार के उनका परित्याग करने के संबंध में एक नई राहत योजना की शुरू की है। एक तो उस बच्ची का दुष्कर्म हो जाता है, दूसरा परिवार भी उसको परित्याग कर देता है। इसमें उस लड़की की क्या गलती थी? कुछ भी तो नहीं। अगला क्या लिखा हुआ है, लॉन्च की गई है मिशन वात्सल्य योजना के तहत इन नाबालिग लड़कियों के शरण, भोजन, कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाएगी। तो मिशन वात्सल्य किन से संबंधित है? तो रेप पीड़िता जो बालिका होती है, नाबालिग बालिका होती हैं, छोटे छोटे उम्र की लड़कियां होती हैं, उनके राहत के लिए भारत सरकार ने इस योजना को चलाया है। बहुत ही सेंसिटिव योजना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत वाली योजना है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पत्रकारों से कहा कि निर्भया योजना के तहत शुरू की गई नई स्कीम में दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई उन नाबालिगों की बुनियादी और वित्तीय सहायता देना सुनिश्चित किया जाएगा जिनके पास अपना बचाव करने का कोई साधन नहीं होता है। उन्होंने बताया कि हमने राज्य सरकार से मिलकर मिशन वात्सल्य के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार किया है। गर्भवती नाबालिगों को राहत देने के लिए उन्हें बाल कल्याण संस्थानों से भी जोड़ा जाएगा। वर्ष 2021 में लॉन्च हुए मिशन वात्सल्य का मुख्य फोकस बच्चों की सुरक्षा और कल्याण होगा। अब इस जो 2021 में ये योजना लॉन्च की गई थी, इसी में हमने किसको जोड़ दिया है? जो नाबालिग रेप पीड़िता महिलाएं होती हैं, महिला क्या बोले, बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी उम्र की महिलाएं बच्चियां होती हैं। कहा कि नई स्कीम के तहत अतिरिक्त सहायता के तौर पर 18 वर्ष तक की लड़कियों को बाल कल्याण संस्थानों के स्तर पर सहायता दी जाएगी, जबकि 23 वर्ष तक की महिलाओं को आफ्टर केयर सेंटर से संबंध रखा जाएगा। कोर्ट की सुनवाई में जाने के लिए संरक्षित वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों के लिए 415 पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए हैं। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मिशन वात्सल्य का थोड़ा सा विस्तारित किया गया है। अब इसमें बच्चियों के अलावा जो रेप पीड़िता बच्चियां होती हैं उनको भी जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बस आधारित सार्वजनिक शहरी परिवहन के ढांचे की अहम कड़ी मानी जाती है, लेकिन देश में हो क्या रहा है? रिपोर्ट के अनुसार केवल 10%, 69 में से 7 उपक्रम ही ऐसे हैं जिन्होंने लाभ कमाए हैं, बाकी सारे के सारे नुकसान में चल रहे हैं। और मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना के बाद तो और भी ज़्यादा जो परिवहन संचार निगम है अलग अलग राज्यों के, सबकी हालत खराबे हैं, सब कर्ज में चल रही हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2 वर्षों के हिसाब किताब के अनुसार केवल 7 परिवहन निगम हैं जो लाभ कमा रहे हैं, जिसमें बिहार का शामिल है परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश के शामिल हैं। जो वहाँ के सड़क परिवहन निगम हैं वो लाभ में हैं, बाकी सारे देश के जो हैं वो सब नुकसान में चल रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के सक्रिय बस ऑपरेटर पेप्सू, आरटीसी और मेरठ सिटी टीएसएल भी लाभ कमाने वालों में हैं। अपना हिसाब किताब देने वाले 56 में से बाकी सभी परिवहन उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। सबसे अधिक घाटे में रहने वाले एसआरटीयू में दिल्ली परिवहन निगम। दिल्ली में महिलाओं को फ्री में बस सेवा दी जाती है। आप कहीं पर भी चढ़ जाइए, कहीं पर भी उतर जाइए, महिलाओं को 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, एक देना पड़ता है। केरल भी नुकसान में चल रहा है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी नुकसान में चल रहे हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? इसका प्रभाव ये पड़ सकता है कि सरकार का जो कर्ज है वो बढ़ सकता है। इसका प्रभाव ये पड़ सकता है कि परिवहन सेवाएं जो हैं वो आपकी लचर होती जाएंगी। देखिए धीरे धीरे जब नुकसान बढ़ता जाएगा तो बस वगैरह को मेंटेन करने में और ड्राइवरों को पेंशन देने में, ड्राइवरों को वेतन देने में, इन सब में कटौती करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा? जर्जर हालतें पहुँच जाएंगी बसें। और क्या हो जाएगा? इससे नुकसान होगा किसका? अल्टीमेट यात्रियों का नुकसान ही होता है, जिनको क्या होगा? बसों की संख्या धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी, धीरे धीरे से कंडक्टरों की संख्या कम होगी, ड्राइवरों की संख्या कम होगी, और जो बस स्टैंड होते हैं उनकी संख्या कम हो जाने लग जाएगी, वो जर्जर हालत में हो जाएंगे। इससे क्या होगा? अल्टीमेट राज्य सरकार का नुकसान होता है। इसमें सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए? जो फ्री बीज है उसको बंद करना चाहिए। जैसे अगर कहीं पर फ्री में सुविधा दी जा रही है तो लॉजिकल होना चाहिए कि सभी महिलाओं को क्यों फ्री में देना। जिन महिलाओं को ज़रूरत है, जैसे बीपीएल कार्ड आधारित महिलाओं को फ्री में दिया जा सकता है, सभी महिलाओं को फ्री में क्यों देना? इसको थोड़ा सा लॉजिकल आधारित बनाना चाहिए। कहीं पर किराया बढ़ाने की ज़रूरत है तो किराया बढ़ाना जाना चाहिए, और बस और ड्राइवर जो हैं उनके भी मेंटेनेंस के लिए पैसा देना चाहिए। इन सब से क्या होगा? अल्टीमेट बेनिफिट पहुँचेगा किसको? राज्य सरकार को। देखिए किसी चीज़ को शुरू करना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना उसको मेंटेन करके रखना मुश्किल होता है। किसी यूट्यूब चैनल को ही ले लीजिए, मैं इसको शुरू करना उतना मुश्किल नहीं था, मुझे मेंटेन करने में इसको ज़्यादा कठिनाई आती है। रोज़ 3-3, 4-4 वीडियो बनाने पड़ते हैं, रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, तो मेंटेनेंस पर अधिक खर्चा आता है किसी चीज़ को शुरुआत करने से ज़्यादा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बिहार चूँकि यहाँ पर
फ़ायदा में है, लाभ कमा रहा है अपने परिवहन निगम से, तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि बताइए कि और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, बिहार के परिवहन निगम में कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं, कोई योजना बिहार सरकार ने लॉन्च की है, बजट में कोई प्रावधान किया है, तो उन चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करने को बोल सकता है। और ये भी बोल सकता है कि कौन कौन सी कमियाँ हैं जिसके कारण बिहार के परिवहन जो हैं वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं जितना उनको करना चाहिए था। क्या अभी भी बिहार के सभी गाँवों तक बिहार के परिवहन निगम की पहुंच है? नहीं है। यूपी में जैसे एक योजना चलाया गया था लोहिया ग्रामीण सेवा, लोहिया ग्रामीण बस करके एक योजना है जिसमें हर गांव को लगभग उन्होंने बसों से जोड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये बहुत ही विस्तृत योजना है, कहीं से भी कहीं पर आसानी से जा सकता है, लेकिन बिहार के गांव आज तक सभी बस सेवा से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मिशन वात्सल्य भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ से सवाल आपसे धरातल से पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक जो है वो है आपका विधायकों की अयोग्यता से संबंधित। दल बदल और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित आपको पता ही है कि शरद पवार जी की पार्टी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इसको कहा जाता है। कांग्रेस से ही फूटकर शरद पवार जी ने फोड़कर एक नई पार्टी बनाई थी। अब उनकी पार्टी खुद टूट गई है। कई सारे लोग अलग अलग पार्टी के नेताओं को चाणक्य संबोधित करते हैं। चाणक्य नहीं, वो चोर होते हैं जो पैसे की बदौलत दूसरे नेताओं को तोड़ कर लाते हैं। उनको चाणक्य मत कहिएगा। चाणक्य देश के रक्षक थे, ये तो राज्य के भक्षक होते हैं। वोट किसी के भी दो, सरकार एक ही पार्टी की बनेगी। खैर इन चीज़ों में हमें क्या उलझना। ये चाणक्य नहीं होते, बस इनको चाणक्य कह के चाणक्य को अपमानित नहीं करना चाहिए। चाणक्य के लिए देश ही सब कुछ था, इनके लिए देश कुछ नहीं होता, इनके लिए पैसा और पावर ही सब कुछ होता है। हम लोग कहाँ पर चलते हैं? हम लोग ये समझते हैं कि दल बदल कानून क्या होता है, दल बदल कानून क्या होता है और अयोग्य किसी को कैसे ठहराया जाता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं हम लोगों के। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दल परिवर्तन कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया और सामान्यतः इस अधिनियम को दल बदल कानून कहा जाता है। दल बदल को निष्ठा या कर्तव्य का सचेत परित्याग के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता के बारे में प्रावधान किया गया है कि आप जीते किसी और पार्टी से हैं, लेकिन छोड़कर आप किसी और पार्टी में जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। पीठासीन अधिकारी के पास, पीठासीन अधिकारी जो सदन के होते हैं, उनके पास दल बदल के सिद्ध आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार होता है। किसके पास ये अधिकार होता है? क्या भारत के राष्ट्रपति के पास होता है? नहीं, लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के पास होगा और विधानसभा में विधानसभा स्पीकर के पास ये अधिकार होता है। इसका लक्ष्य विधायकों को उनके कार्यकाल के दौरान राजनीतिक संबद्धता में परिवर्तन करने से रोकना था। यह संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। उत्पत्ति कब हुई थी? 1967 में। ये कहानी सुनिएगा, थोड़ा सा डिटेल में दल बदल बता देता हूँ क्योंकि आए दिन चर्चा में रहता है। विधायक गयाराम ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली। तो आयाराम गयाराम जो आप सुनते हैं ना, वो यहीं से प्रचलित हुआ था। हरियाणा के विधायक महोदय थे जिन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टी बदली थी, आयाराम गयाराम। उसी के बाद भारत सरकार ने बोला कि भाई ऐसा करो, आने वाले कुछ सालों में दल बदल कानून बनाओ, क्योंकि ये लोग कहीं से जीतेंगे कहीं भी घुस जाएंगे। इसके बाद आयाराम गयाराम भारतीय राजनीति में लोकप्रिय मुहावरा बन गया, भारतीय समाज में भी ये मुहावरा बन गया है। राज्य में एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन करना एक सामान्य बात हो गई थी, जिससे राज्य सरकारों को उनकी सत्ता से हटाने का कार्य भी किया। इसके बाद से क्या हुआ? 1992 में, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1992 में 10वीं अनुसूची को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया और किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हू और अन्य के ऐतिहासिक मामले के तहत इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई। 1992 में क्या हुआ? दल बदल के संवैधानिकता को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हू, ये मामला जरूर ध्यान में रखिएगा। किहोतो होलोहान मामला किससे संबंधित है? कि दल बदल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। यूपीएससी ने कुछ साल पहले ही पूछा इस सवाल को। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2003 में 91 संशोधन के माध्यम से नियमित दल बदल से निपटने के लिए दल परिवर्तन कानून को और अधिक प्रभावी बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय। इससे उन प्रावधानों को हटा दिया गया जो पार्टी में विभाजन के मामले में विधायकों को संरक्षण प्रदान करते थे। इसमें यह भी कहा गया कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए किसी विधायक को कार्यकारी या मंत्री पद से अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये सदन क्या कर रही है? हमारी सदन इतना ज़्यादा मैच्योर हो गई थी कि अपने ही लोगों के खिलाफ कानून बना रही थी। इस कानून के पक्ष में जिन जिन लोगों ने वोट किया होगा उन सबको ये तो पता होगा ना कि भाई अगर हम भी अब कुछ इसका अनुशासनहीनता करेंगे, दल बदल करेंगे, तो हम पर भी ये कानून लागू होगा, हम भी मंत्री नहीं बन सकते, हम भी कोई पद नहीं ले सकते। तो ये संसद की मैच्योरिटी दिखाती है कि संसद ने अपने ही खिलाफ एक कानून बनाया, खुद ही पर लागू होने वाला एक कानून बनाया। बाकी सारे कानून तो जनता पर लागू होते हैं, लेकिन दल बदल किस पे लागू होते हैं? विधायक और सांसदों पर लागू होता है और उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। ओके, पॉजिटिव तरीके से देखना सीखिए। उद्देश्य क्या था? ये किसी पद या भौतिक लाभ अथवा ऐसे अन्य विचार। भौतिक लाभ बहुत सुंदर शब्द लिखा हुआ, इसका मतलब होता है पैसे का लाभ, ठीक ना?
पैसे का लाभ, बंगले का लाभ। विचारों के प्रलोभन से प्रेरित दल परिवर्तन को रोकने का उद्देश्य लाया गया था। यह विधायकों को किसी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ हासिल करने के लिए एक राजनीतिक संघ से दूसरे राजनीतिक संघ में स्थानांतरित होने से रोकता है। यह दलीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखता है, सरकारों को गिरने के खतरे से भी रोकता है। विधायक पार्टी व्हिप के पक्ष में मतदान करें, इस बात को सुनिश्चित करते हुए पार्टी दलीय अनुशासन को बढ़ावा देता है। यह सदस्यों को निर्भर, अयोग्य ठहराए बिना राजनीतिक दलों के विलय की अनुमति देता है। यह लोकतंत्र की संस्था को मजबूत और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। अब देखिए निर्भरता के आधार क्या है, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दल परिवर्तन कानून के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की। निर्भरता के सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक है स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का त्याग कर देना। इसका अर्थ है त्यागपत्र की तुलना में अधिक व्यापक है। औपचारिक त्यागपत्र के अभाव में इसकी सदस्यता के त्याग का अनुमान विधि निर्माता के रूप में उनके आचरण से भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जेडीयू के 2 सदस्यों ने वर्ष 2017 में राज्यसभा के सभापति द्वारा अपनी सदस्यता स्वेच्छा छोड़ने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्होंने कई कार्यक्रमों सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आलोचना की थी और विपक्षी दलीय के रैलियों में भी भाग लिया था, तो उनका क्या कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दल बदल का एक अन्य आधार है निर्देशों का उल्लंघन, जो उसको व्हिप कहा जाता है। जैसे पार्टी ने व्हिप जारी किया कि आपको राज्यसभा के लिए सदस्यों के चुनाव के लिए व्हिप जारी हो सकता है और विधानसभा वाले क्षेत्रों में, और किसी कानून पर मान लीजिए चर्चा चल रहा है और वोटिंग होने वाला है, तो भी व्हिप सदस्य जो होते हैं पार्टी के वो व्हिप जारी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस में वोट करना है, आपको सदन में उपस्थित होना ही होना है। और अगर व्हिप का उल्लंघन किया जाता है तो भी आपकी सदस्यता जा सकती है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोगों के। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि एक विधायक को आगे भी अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह स्वतंत्र रूप से निर्वाचित और एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ओके, अगला क्या लिखा है, एक विधायक को अयोग्य घोषित माना जा सकता है यदि वह एक मनोनीत सदस्य और विधायक बनने की तिथि से 6 माह बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। पीठासीन अधिकारी जो दल बदल की अयोग्यता का आधार की वैधता का निर्णय करता है का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन आ सकता है। प्रारंभ में पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था, लेकिन 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि पीठासीन अधिकारी लोकसभा के स्पीकर अगर कोई फैसला लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी समीक्षा कर सकता है और बता सकता है कि हाँ भाई आपका फैसला सही है या गलत है। कुछ मामलों में अपवाद है, जहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक अगर किसी दूसरे पार्टी में विलय के पक्ष में है, जैसे शिवसेना का जो तोड़कर शिंदे गुट विलय हो गया था बीजेपी में, अलग से उन्होंने पार्टी बना ली थी, तो वो कहाँ पर बनाया था, 2/3 विधायक अगर वो हाँ बोल देंगे कि हमें इस पार्टी में नहीं रहना, हम अलग पार्टी बना रहे हैं या अलग पार्टी में विलय कर रहे हैं, तो वहाँ पर दल बदल लागू नहीं होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। दल बदल से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पीटी मेंस में पूछा जा सकता है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है आज का आर्टिकल है। इसके बाद एक हम बिहार स्पेशल को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में मुझे पढ़ना नहीं है, इस आर्टिकल को आपको पता ही है, आपको खुद से पढ़ना है इस आर्टिकल को। बाकी मैं एक आपको आइडिया दूंगा कि क्यों इस आर्टिकल पर बात हो रही है। दरअसल इसका टॉपिक के देखिए क्या लिखा हुआ है, रूस पर निर्भरता की समीक्षा का समय आ गया है कि हम रूस पर जो अपने हथियारों को लेकर स्ट्रेटेजिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा निर्भर हैं। तो क्या रूस के पास उतनी शक्ति बची है कि उस पर निर्भर रहा जाए? क्या कहीं और हमें जाना पड़ेगा? क्या हमें कोई और ऑप्शन तलाश करना चाहिए? ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं चर्चा में? पिछले सप्ताह रूस में देखिए इन्होंने क्या लिखा है, वैगनर समूह के सैन्य विद्रोह की खबरों ने पूरी दुनिया को चौंकाने का काम किया। जितनी तेज़ी से इस विद्रोह की चिंगारी भड़की उतनी ही तेज़ी से शांति भी हो गई। इस तत्काल शांति के पीछे सौदेबाजी की खबरें हैं। बखमुट की लड़ाई में रूसी विजय के नायक रहे वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने इस विद्रोह के लिए रूसी रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष की गलत नीतियों की जिम्मेदार लाया है। इससे पहले पश्चिमी मीडिया में खबरें आती रहीं कि पुतिन की बीमारी के दौरान ये दोनों अमेरिका से कोई समझौता चाहते थे। इसलिए अटकलें तेज है कि क्या प्रिगोजिन ने विद्रोह के पुतिन को मौन समर्थन था ताकि क्रेमलिन में पुतिन की नीतियों से असहमत गुटों की किनारे लगाया जा सके। ये बोल रहे हैं कि क्या ये जो विद्रोह हुआ है इसको पुतिन का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि क्रेमलिन में कुछ ऐसे, क्रेमलिन क्या है, वहाँ का राष्ट्रपति का निवास है, ऑफिस है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे सदस्य हैं जो पुतिन का विरोध कर रहे हैं। उनको किनारे लगाने के लिए क्या ये विद्रोह सुनियोजित तरीके से किया गया था? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चूँकि पुतिन लंबे समय से खुफिया अधिकारी रहे थे तो ऐसी अटकनें थी कि बल को मिलना स्वाभाविक है। सच जो भी हो, प्रिगोजिन के नाटकीय विद्रोह के 2 प्रत्यक्ष परिणाम निकले हैं। देखिए इसके परिणाम से ही आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या दुनिया पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या प्राइवेट आर्मी जो है ये दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकती है, क्या आने वाले समय में युद्ध का प्रदेश से प्राइवेट आर्मी का बदल सकता है, नए वॉरफेयर में इनका क्या योगदान होगा, आने वाले समय में जो युद्ध होंगे उसमें प्राइवेट आर्मी का कितना बड़ा योगदान होगा, देश के सामरिक स्थिति को किस प्रकार से प्राइवेट आर्मी नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये जितने भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये सभी अलग अलग सवाल हैं, एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। ओके,
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला यह कि वैगनर समूह के खतरनाक लड़ाकों की बेलारूस में तैनाती से पूर्वी यूरोप में तनाव बढ़ गया है। पोलैंड और लिथुआनिया इस खतरे को लेकर बयान जारी किया। दूसरा यह कि रूसी सत्ता के गलियारों में सब कुछ सामान्य नहीं है और गुटबाजी बढ़ रही है। पुतिन के लंबे कार्यकाल में रूस चेचन्या और दागेस्तान में विद्रोह आंदोलन को शांत करने, जॉर्जिया से दक्षिण एस्टोनिया और अबकाजिया को अलग कराने, क्रीमिया को रूस में शामिल करने जैसी अन्य सफलताएं भी हासिल कर चुका है। हालांकि पश्चिम द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सैन्य वित्तीय मदद से यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने पर रूस में एक राजनीतिक धर सहज नहीं हो रहा है। यूक्रेन जैसा छोटा देश रूस के सामने इतने दिन टिक गया है, इसको लेकर रूस में भी काफ़ी ज़्यादा तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रिगोजिन के विद्रोह के कुछ घंटों बाद ही भले ही नाटकीय पटाक्षेप हो गया हो, परंतु इससे रूस जैसे अनुशासित देश की आंतरिक स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया है। क्या रूस के खिलाफ भी कोई विद्रोह कर सकता है? कोई सैन्य गुट, प्राइवेट आर्मी क्या इतनी बड़ी हो सकती है कि रूस के खिलाफ विद्रोह कर दे? समझ रहे ना ये कितनी बड़ी जो घटना है और इसका कितना बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। अगला इन्होंने क्या प्रश्न उठाया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर रूसी सरकार में कुछ तत्व पश्चिमी खुफिया एजेंसी के संपर्क में हैं तो यह और भी गंभीर विषय है, क्योंकि रूस, चीन और भारत जैसे बड़े देशों को विद्रोह एवं आंदोलन के माध्यम से अस्थिर करने की पश्चिमी देशों की नीति और क्षमताओं दोनों का परिचायक है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नाटो भारी दखल के चलते रूस के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ते जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है और रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ रही है, भारत की निर्भरता रूस पर है। तो अल्टीमेट हमारी निर्भरता किस पर बढ़ जाएगी? तो चीन पर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि चीन रूस को संभालेगा। रूस भारत के हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इससे क्या हो जाएगा? हमारी जो सामरिक कंडीशन है, हमारी जो सैन्य आपूर्ति है, हमारे जो हथियार हैं, उस पर प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि चीन की नीतिगत स्वायत्ता पर जोर डाला था, तब से चीन रूस के संबंध तनावपूर्ण हो रहे थे। पिछले दशक की बात है। 1971 में चीन पाकिस्तान की सहायता के लिए सेना इसलिए नहीं भेज पाया था क्योंकि उत्तर से रूसी हमले का खतरा था उसको। आपको पता ही है 1971 के युद्ध में रूस खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा था। तो चीन जो है वो उस समय पाकिस्तान को इसलिए सैन्य मदद नहीं भेज रहा था क्योंकि उसको खुद डर था कि ऊपर से रूस न कहीं उस पर आक्रमण कर दे, क्योंकि रूस और चीन के संबंध उसमें बहुत खराब होते थे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से रूस कमज़ोर होता जा रहा है। चीन आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। इस दौर में रूस और चीन के संबंध सुधरते हैं, परंतु रूस ने भारत की सहायता कर चीन की बढ़ती शक्ति का संतुलित करने का नियंत्रित प्रयास किया है। रूस ने क्या किया? भारत की सहायता करके चीन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। रूस ने भारत को S-400 जैसे अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली दी है, जिसका तैनाती चीनी सेना के रॉकेट फोर्स के भारत के ऊपर बढ़त को संतुलित करने के लिए किया गया। आपसे क्या पूछा जाएगा इस सवाल में? आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या हमारी रूस पर निर्भरता जो है उसकी समीक्षा करने का समय आ गया है। तो आप उसमें ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, जो पॉइंट ये नए विद्रोह के कारण उभरे हैं, इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक बिहार स्पेशल का एक न्यूज़ बता देता हूं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। उसके बाद अपना वीडियो लेक्चर समाप्त हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही मैंने समझाया था आप लोगों को कि पटना मरीन ड्राइव जब आप घूमने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बिहार के अलग अलग शहरों में विकसित की गई हैं। क्या इससे बिहार के पर्यटन में पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ये आपके मन में खुद ही भी ये पॉइंट्स आना चाहिए था। देखिए, वही योजना बिहार सरकार ने और भी जगह इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। पटना के मरीन ड्राइव के तर्ज पर बागमती के तट को किया जाएगा विकसित। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1 जुलाई 2023 को बिहार के जल संसाधन और सूचना और जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि पटना में गंगा नदी के किनारे बने मरीन ड्राइव की तर्ज पर दरभंगा में भी बागमती नदी के किनारे को विकसित किया जाएगा। इससे क्या होगा? पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन विकसित होगा धीरे धीरे। बिहार में नदियों की कोई कमी थोड़ी ना है। अगर एक चीज़ हमारे पास सफल हो रहा है तो उसको सब जगह क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए? समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहाँ पर बागमती रिवर फ्रंट को विकसित किया जा रहा है? तो दरभंगा शहर में विकसित किया जा रहा है। प्रमुख बिंदु क्या है? संजय कुमार झा ने अधिकारियों में इसके आसपास के इलाकों को हरा भरा करने की दिशा में पेड़ पौधे लगाने का निर्देश दिया है। घाट के आसपास पेड़ पौधे लगाने से स्वच्छ वातावरण बनेगा, प्रदूषण पर भी लगाम लगेगा। घाट को और अधिक समतल किया जाएगा जिससे लोग आसानी से टहल सकेंगे। नदी किनारे मरीन ड्राइव के तहत पाथवे बनाया जाएगा। चतरिया गांव शहरी क्षेत्र मरीन ड्राइव के तहत इसे अगर बना दिया जाए तो आसपास के लोगों को टहलने के लिए बेहतर विकल्प बन जाएगा। किस शहर में बागमती रिवर फ्रंट को विकसित किया जा रहा है? तो दरभंगा सिटी में विकसित किया जा रहा है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। पटना मरीन ड्राइव के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। डेली एक न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे बिहार का, तो आपका बिहार का बहुत सारा न्यूज़ मैं कवर करवा दूंगा एग्जामिनेशन से पहले। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।